यहाँ से स्टार्ट करेंगे। परफेक्शन एज के यहाँ पर जो फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर 1 चल रहा था, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर 15, ये बोल सकते हो 15 नंबर टेस्ट, ये बोल सकते हो फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर 1, राइट। तो यहाँ से इसका मैंने डिस्कस किया था करीब 78 या 79 के आसपास क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था इसके। अभी देख लेते हैं, जितने भी डिस्कस किए होंगे उसके आगे से यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और 150 क्वेश्चन तक यहाँ से कवर करेंगे इसको, ठीक है। अभी ये 1 होने के बाद, फुल लेंथ फर्स्ट होने के बाद यहाँ पर करेंगे फुल लेंथ यहाँ पर दूसरा, ठीक है। जो भी यहाँ पर पेंडिंग है तो वो भी यहाँ मैं कराऊंगा, वो भी आप यहाँ से देखोगे। टेस्ट नंबर 16 होगा वो, और यहाँ पर फुल लेंथ के हिसाब से यहाँ पर सेकंड टेस्ट होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। यहाँ 79 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल की जो दोहरी यहाँ पर भूमिका है उससे क्या समझते हैं आप, उससे क्या समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, राज्यपाल का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है, ठीक है। मुख्य कार्यकारी क्या होता है, प्रमुख होता है। और लेकिन यहाँ पर जो राष्ट्रपति की तरह यहाँ पर वो बिना मात्र का कार्यकारी प्रमुख माना जाता है, राइट। और राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी काम करता है। अतः यहाँ पर राज्यपाल जो पद होता है एक दोहरी भूमिका पर निभाता है, राइट। तो आंसर क्या होगा, आंसर 79 का आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद किस अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। ये आएगा हमारा कौन सा, विशेष मूल अधिकार क्षेत्र में आएगा, ठीक है। मूल अधिकार क्षेत्र हमारा, उसका अर्थ होता है कि वे मामले जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय में सीधे सुन सकते हैं और बिना किसी निचली अदालत में जाने को लेकर के, ठीक है। और एक यहाँ पर संघीय न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट भारत के संघीय घटकों के बीच में यहाँ पर जो विवाद है उसका निपटारा करता है। इस प्रकार किसी भी विवाद में केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच, या केंद्र किसी राज्य या राज्यों के जो एक या एक से अधिक जो राज्य कानून होते हैं उनको लेकर के, या 2 से अधिक राज्यों के बीच। तो यहाँ से आंसर जो हो जाएगा इसका ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशेष मूल अधिकार क्षेत्र में आएंगे वो। 81 नंबर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया था। आंसर हो जाएगा 81 का यहाँ से, ये जोड़ा गया था किसमें, करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का यहाँ से ए स्टेटमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु यहाँ पर क्या होनी चाहिए, न्यूनतम आयु यहाँ पर क्या होनी चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का, ये होनी चाहिए यहाँ से 25 वर्ष, ठीक है। सी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। यहाँ पर जो न्यूनतम आयु हमारा है 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए यहाँ पर विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए थी। 83, धन विधेयक के को कहाँ प्रस्तुत यहाँ पर किया जा सकता है, धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ से 83 का ए, केवल लोकसभा में, ठीक है। भारत में धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है, राइट। सेकंड बात, लोकसभा में पारित हो जाने के बाद ऐसे राज्यसभा में सिफारिश हेतु भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा इस पर अगर स्वीकार करता है तो भी यहाँ पर इसे कोई संशोधन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पहली बात हमारी इसकी करेक्ट होगी 83 के, ठीक है। राज्यसभा इसे 14 दिन तक भीतर यहाँ पर लौटाना होता है, और सिफारिशों के साथ यहाँ पर बिना सिफारिश जिन्हें यहाँ पर लोकसभा मान सकती है और यहाँ पर अस्वीकार भी कर सकती है, मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है, ठीक है। अगर उसको सहमत होगी मानेगी, इसको सही लगेगा, नहीं मानेगी सहमत होगा तो नहीं मानेगी वो, ठीक है। तो एक क्या होगा यहाँ से 83 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 84 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा आरक्षण में प्रावधान किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रावधान किया गया किसमें, अनुच्छेद 330 में। भारतीय संविधान का आर्टिकल 330 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। यह अनुच्छेद जनप्रतिनिधि सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जो सीटें उसका आरक्षण करने का सुनिश्चित करता है। तो क्या होगा 84 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 85, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायत गठन का निर्देश देता है, पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का बी, अनुच्छेद 40, ठीक है। अनुच्छेद 40 जो हमारा है, जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है, ये कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें स्वयं स्वशासन होती है उसकी इकाइयों के रूप में काम करने के लिए यहाँ पर आवश्यक अधिकार प्रदान करेगा। तो क्या होगा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर है, अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद के संबंध में आपको विचार करना है, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है, जबकि क्षेत्रीय परिषद वैधानिक निकाय है। पहली बात क्या होगी, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है। पहली बात यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी जो है अच्छा, पहली बात यहाँ से इसकी सही है, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट सही बोला, क्योंकि अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय होता है, जबकि क्षेत्रीय परिषद हमारा वैधानिक निकाय होता है, राइट। क्योंकि यहाँ पर भारत एक हमारा संघीय देश है, इसलिए केंद्र और राज्य के बीच यहाँ पर समन्वय के लिए कुछ हमारी व्यवस्थाओं को लेकर इसकी आवश्यकता होती है। जैसे कि अंतर्राज्यीय परिषद संविधान के आर्टिकल 263 में है ना, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राज्यीय हमारा है, ये आर्टिकल में दिया गया 263 में, जो आर्टिकल अनुच्छेद में होगा वो हमारा संवैधानिक होगा, राइट, ध्यान से पढ़ना है। जबकि क्षेत्रीय परिषद किस में जाएंगी, एक हमारा संवैधानिक निकाय है, मतलब यहाँ पर किसी जो निकाय के द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई थी, जैसे 1990 में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो यहाँ से ये बात सही है पहली वाली, राइट। दूसरी बात, भारत के प्रधानमंत्री दोनों अंतर्राज्य परिषद के क्षेत्रीय परिषद में अध्यक्ष बने होते हैं,
ठीक है, मतलब बोला कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं दोनों अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि क्षेत्रीय परिषदें राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा पर बनाई गई थी, और जबकि वैधानिक निकाय है ये, और बाद में 1971 में पृथक करके यहाँ पर उत्तर पूर्वी परिषद का गठन किया गया था, राइट। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि अंतर्राज्यीय परिषद की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि क्षेत्रीय परिषद की यहाँ पर अध्यक्षता होती है केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, फिर से बता रहा हूँ, जो अंतर्राज्यीय परिषद है ये इसकी यहाँ पर जो अध्यक्षता रहेगी ये पीएम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो क्षेत्रीय परिषद है, यहाँ पर क्षेत्रीय परिषद बोला है, आप लिख सकते हो ऐसे करके, क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री। आप बोलेगा राज्य के गृह मंत्री तो गलत हो जाएगा, ठीक है, गृह मंत्री आपसे केंद्रीय वाला करेक्ट होगा, तो इस वजह से सेकंड बात यहाँ से गलत है। अंतर्राज्यीय परिषद की अनुशंसाएं राज्यों पर बाध्यकारी होती है, जबकि क्षेत्रीय परिषद की अनुशंसाएं परामर्शदात्री या परामर्श के लिए होती है, ठीक है। सेकंड बात यहाँ पे गलत, क्योंकि दोनों अनुशंसाएं बाध्यकारी नहीं होती हैं। आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है। पूछे कौन सा सही नहीं होगा, तो 2 और 3 हमारे यहाँ से सही नहीं है। 87 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का सी, ये देवराय सेकंड, ठीक है। अब्दुल रज्जाक एक फारसी इस्लामी विद्वान और तैमूर इतिहासकार था, जो संगम वंश के शासक देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर आया था, ठीक है। पहली बात, 1441 में फारस के शाह रुख ने कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक को 3 वर्ष के लिए अपर मिशन पर भारत पर भेजा था, जो मुख्यतः कोझिकोड, केरल, जम्मू के दरबार में देखा गया था। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 87 का सी, देवराय सेकंड। 88 नंबर है, भारत में वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वित्त आयोग एक वैधानिक निकाय है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा 88 का ये क्या होगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वित्त आयोग हमारा एक, मैंने क्या बोला था, जो भी हमारा आर्टिकल में आएगा वो संवैधानिक होता है, क्योंकि वित्त आयोग हमारा आर्टिकल है कौन सा आर्टिकल? 280। तो यहाँ पर ये संवैधानिक निकाय होना चाहिए, यहाँ पे वैधानिक नहीं, गलत हो गया। वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत की गई थी, है ना, सेकंड बात करेक्ट है। तीसरी बात देखते हैं, तीसरी बात यहाँ से, वित्त आयोग की सिफारिशें केवल परामर्शदात्री होती हैं, ये भी बातें करेक्ट है, क्योंकि वित्त आयोग की जो सिफारिशें होंगी ये परामर्शदात्री या परामर्शात्मक होती हैं और बाध्यकारी नहीं होती है। पहला वित्त आयोग 1950 में गठित किया गया था, ठीक है, गलत है, क्योंकि पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था, ठीक है। 22 नवंबर 1951 को भारत के राष्ट्रपति ने गठित यहाँ पर किया था, और इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे, ठीक है, तो यहाँ भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या है? 2 और 3 सही है। पूछा सही कौन सा होगा, तो सी यहाँ से स्टेटमेंट 88 का करेक्ट आंसर है। 89 नंबर, भारतीय संविधान में हंसा मेहता ने किस समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था यहाँ से ये महिलाओं को लेकर के, ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट होगा। हंसा मेहता ने संविधान सभा में बम्बई राज्य के यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया था, और वे संविधान सभा की 15 जो पर महिला सदस्य थी उसमें से एक थी, ठीक है, और लैंगिक समानता और महिला अधिकारों के यहाँ पर प्रबल समर्थक मानी जाती थी वो। 90 नंबर है, भारत के मूल संविधान की पूरी हस्तलिखित प्रति शांति निकेतन के कलाकार द्वारा किसके मार्गदर्शक में तैयार की गई थी? ठीक है, ये तैयार की गई थी आचार्य नंदलाल बोस के यहाँ पर मार्गदर्शन में, राइट। तो आंसर क्या होगा? सी यहाँ से 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के मूल हस्तलिखित जो प्रति थी, जिसमें कलात्मक सजावट भी शामिल थी, और शांति निकेतन के जो कलाकार थे आचार्य नंदलाल बोस, ठीक है, उनके मार्गदर्शन में तैयार की गई थी। इसकी कैलीग्राफी प्रेम बिहारी नारायण रायजदा द्वारा दिल्ली में की गई थी। तो आंसर क्या होगा? सी यहाँ से 90 का करेक्ट आंसर होगा। 91 है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा 91 का यहाँ से ये शुरू की गई थी 1953 में, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा भारत में 1953 में शुरू की गई थी, जो 1952 में शुरू किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विस्तार था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन करना और गाँव में आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, और कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे को सुधार करने को योगदान देना। 91 का आंसर ए करेक्ट है। 92, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय मामला गिरफ्तारी और यहाँ पर हिरासत में दोनों दौरान पुलिस के जो अन्य अधिकारी थे उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का ए, DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ए यहाँ से क्या होगा? 92 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 93 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति को संविधान के लागू होने के 5 वर्ष बाद भाषा संबंधी आयोग गठित करने की आवश्यकता होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का बी, अनुच्छेद 344, ठीक है। आर्टिकल 344 है जो ये भारतीय संविधान का
ये निर्देश देता है कि यहाँ पर संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति को एक भाषा आयोग गठित करना चाहिए। यह आयोग हिंदी भाषा को यहाँ पर संघ की राजभाषा के रूप में प्रगतिशील उपयोग करके अंग्रेजी के साथ साथ इन कैसे अस्तित्व को सिफारिश करता है। आंसर क्या होगा? 93 का बी करेक्ट आंसर है। 94, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना की विधि नहीं है? इनमें से चारों में से कौन सी नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति विधि। ठीक है, मुद्रास्फीति विधि जो होगी ये जो होती है घरेलू उत्पाद जो हमारा जीडीपी है सकल घरेलू उत्पाद उसकी यहाँ पर गणना की विधि नहीं मानी जाती है। व्यय विधि आपका यहाँ से होगा क्योंकि व्यय विधि बराबर होता है जीडीपी बराबर यहाँ पर जो निकालेंगे फॉर्मूले से उसको कर सकते हैं, और मूल वर्धित विधि ये इससे भी आपको कर सकते हैं। ठीक है, आय विधि से भी कर सकते हैं लेकिन मुद्रास्फीति विधि से नहीं कर सकते। ठीक है, मुद्रास्फीति विधि जीडीपी की कोई स्वीकृति विधि यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है ना, जिसमें ना निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। ये हमारा क्या होगा? एक बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज इकोनॉमी इसको बोलते हैं। 95 का सी आंसर इसका करेक्ट आंसर देता है। ठीक है, मनी मार्केट जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसमें अल्पकालिक ऋण उपकरण होते हैं जो वित्तीय निवेश के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये अत्यधिक तरल लिक्विडिटी होते हैं और अल्पकालिक धन को सुरक्षित बनाए रखते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है इसका ट्रेजरी बिल। ठीक है, और कमर्शियल से पेपर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो इसका क्लोज इकोनॉमिक होगा लेकर के यहाँ पर डी वाले स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा बाजार का साधन नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का आंसर यहाँ से सी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हमारा मुद्रा बाजार का साधन नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुसंगत या सही मेल नहीं खाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का यहाँ से ये हो जाएगा डी स्टेटमेंट। सार्वजनिक क्षेत्र बैंक 45% बोला है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक की जो सीमा है वो 40% होती है और 45% यहाँ पर नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, MCLR का पूर्ण रूप क्या है? MCLR का पूर्ण रूप क्या है? MCLR का पूर्ण रूप है हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लीडिंग यहाँ पर रेट। ठीक है, लीडिंग रेट। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 98 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आगे देखते हैं क्वेश्चन 99, आर्थिक वृद्धि आमतौर पर किसके साथ पर जुड़ी होती है? आर्थिक वृद्धि होती है आमतौर पर किसके साथ जुड़ी होती है? ये जुड़ी होती है मुद्रास्फीति के साथ। ठीक है, आर्थिक वृद्धि आमतौर पर मुद्रास्फीति के साथ होती है क्योंकि उत्पादन में वृद्धि से मांग बढ़ती है जिससे उसकी कीमतें ऊपर जाती हैं, और अपवाद यहाँ पर हो सकती है जिससे यहाँ पर समानता आर्थिक विकास के माध्यम से स्तर मध्यम की जो हमारी मुद्रास्फीति उससे जुड़ा होती है। तो आंसर क्या होगा? 99 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 100 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय तरलता लिक्विडिटी की समस्या किसकी अनुपलब्धता से होती है संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का डी, ये हार्ड करेंसी से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 100 का डी। हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या है ये वैश्विक भुगतान और व्यापार से संबंधित होती है, और डॉलर जैसे यहाँ पर जो हार्ड करेंसी है उसकी अनुपलब्धता जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समस्या उत्पन्न करती है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या कहा जाता है। डी यहाँ से करेक्ट होगा 100 का। 101 नंबर है 101, भारत में कृषि पुनर्वित्त जो है हमारा एग्रीकल्चर जो हमारा रिफाइनेंस होता है उसके प्रदान करने वाला शीर्षक यहाँ पर शीर्ष बैंक कौन सा है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 के यहाँ से ये है नाबार्ड। राइट, नाबार्ड हमारा जो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसका फुल फॉर्म है। राइट, भारत में कृषि पुनर्वित्त यहाँ पर प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था है जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। तो आंसर क्या होगा? 101 का बी करेक्ट है। 102, वैश्वीकरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? वैश्वीकरण में क्या शामिल नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 का डी, सार्वजनिक क्षेत्र जो हमारा इक्विटी है और विनिवेश यहाँ से शामिल नहीं होता इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा? 102 का डी स्टेटमेंट इसका गलत होगा। ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ होता है देशों के बीच यहाँ पर जो बढ़ती आपसी जुड़ाव, व्यापार, निवेश, तकनीकी, संस्कृति आदि के माध्यम से यह आयात शुल्क में कमी और लाइसेंसिंग समाप्ति और यहाँ पर जो FDI है उसको बढ़ावा देता है, परंतु सार्वजनिक क्षेत्र में इक्विटी का विनिवेश इसका हिस्सा नहीं होता है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 102 का डी यहाँ से करेक्ट है। 103 नंबर है, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA किस वर्ष लागू हुआ था? आंसर हो जाएगा 103 का डी, 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग हमारा रोकथाम अधिनियम है PMLA, ये 2002 में भारत की कानूनी रूपरेखा का हिस्सा है जो अवैध धन को वैध बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगाता है। यह अधिनियम 1 जुलाई 2005 से अस्तित्व में आया था। कब से आया था? 5 से, और इसका 20 साल पूरा हो चुका है। तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। 104 नंबर, नीति आयोग की स्थापना हुई थी कब?
करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबको पता होगा, सी यहाँ से स्टेटमेंट 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, इस प्रस्ताव के तहत यहाँ पर जो भारत सरकार के इस प्रस्ताव के तहत यहाँ पर योजना आयोग का प्रतिस्थापन किया था इसने, योजना आयोग के स्थान पर आई थी। एक नीति विचार मंच है जो पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में काम करेगी। 105 भारत की जनसंख्या अध्ययन किस जनगणना वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन जो बोलता है वो कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 का बी 1921। ठीक है, 1921 को भारत की जनसंख्या इतिहास में जनसांख्यिकी विभाजन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह एकमात्र वर्ष था जब जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई थी। 106 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुसंगत सही रूप से मिलान नहीं कर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 का यहाँ से बी CNG अजय मल्होत्रा। ठीक है, क्या होगा CNG अजय मल्होत्रा, यहाँ से ये गलत होगा यहाँ से, राइट। अजय हमारा जो संजय जो मल्होत्रा है 11 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर बने थे। ठीक है, ना कि यहाँ पर CNG नहीं CAG लिखा हुआ है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा कि क्या थे, ये बने थे 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर, ना कि यहाँ पर CAG कैग, तो गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 107 है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल जो हमारा मॉनेटरी फंड होता है उसके संबंध में आपको विचार करना है कि यहाँ पर कौन सा वर्तमान प्रबंध यहाँ पर है इसमें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 का यहाँ से ये क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की वर्तमान प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। इन्होंने 1 अक्टूबर 2019 को पदभार ग्रहण किया और 1 अक्टूबर 2024 को अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया है। ठीक है, काफ़ी टाइम पहले से भी है ना। और यहाँ पर ये आंसर क्या हो जाएगा इसका सी करेक्ट होगा। अजय बंगा जो है ये विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष हैं, है ना, यहाँ पर लिखा पहले नंबर में। और क्रिस्टीन लगार्ड यहाँ पर लिखा हुआ ना, क्रिस्टीन लगार्ड, ये क्रिस्टीन लगार्ड क्या है, क्रिस्टीन लगार्ड यहाँ पर IMF की पूर्व प्रबंध निदेशक रही थी। और कैथरीन रसेल जो यहाँ पर लिखा है यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक है ये। ठीक है, तो ये सब याद रखना है कौन या क्या है, ये कैसे करके आप लिख सकते हो सामने अपना कौन कौन से यहाँ पर किसके अध्यक्ष है, ये कौन कौन से इसके सदस्य हैं, ये निदेशक हैं। ठीक है, 108 भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। देखते हैं 108 को। पहला बोला है देश में कुल वन और वृक्ष आच्छादन जो होता है 24.56% है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो देश का जो वन है उसके हिसाब से 25.17% है ना, 25 के आसपास है, यहाँ पर 24 नहीं है। 2021 में की तुलना में वन और वृक्ष आच्छादन 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी इसमें। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। तीसरा, कुल मैंग्रोव आच्छादन 4096 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कुल हमारा जो मैंग्रोव हमारा है एरिया ये 4900 कितना 92 है ना, लगभग में 5000 मान सकते हो, तो यहाँ पर 4096 नहीं होगा, तो आंसर क्या गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है, सही पूछा तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर 108 का। आगे देखते क्वेश्चन 109 ट्रेनों में ATM स्थापित करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 का ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। भारत में ट्रेन पर ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक यहाँ पर बन गया है। पहली बात ये, दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये ATM मुंबई के मनमाड पंचोटी एक्सप्रेस पर स्थापित किया गया है। आपसे पूछ सकते हैं किस पर स्थापित किया, कौन सी ट्रेन पर, है ना, या फिर इसका नाम पूछ सकता है। ये पहली बार है जब भारतीय रेलवे की किसी ट्रेन के पर ATM की यहाँ पर शुरुआत की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, 109 में आंसर यहाँ से बैंक ऑफ महाराष्ट्र करेक्ट होगा। 110 भारत ने अप्रैल 2025 में सीमा पार विद्युत पारेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया था। आंसर हो जाएगा 110 का ए नेपाल। ठीक है, नेपाल क्या होगा करेक्ट आंसर। भारत और नेपाल की सीमा पर विद्युत पारेषण लिंक के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ये 22 अप्रैल 2025 को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बीच यहाँ पर एक समझौता हस्ताक्षर हुए थे, जिससे 2 संयुक्त यहाँ पर उपक्रम कंपनी के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ था। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। 111 नंबर देखते हैं, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले। ठीक है, ये मैंने यूपी PCS में क्वेश्चन कराया था। आंसर हो जाएगा 111 का बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है और परियोजना की परियोजना जो क्रियान्वयन है उसके लिए पर कार्यबल का गठन भी किया गया। और राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि जो यहाँ पर विश्वविद्यालय है AI और यहाँ पर संबंधित जो क्षेत्र हैं उसके अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा और ये एक उत्कृष्टता केंद्र होगा जो उद्योग, अकादमिक जगत और सरकार के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। कार्यबल में, अकादमिक में और उद्योग यहाँ पर सरकार के लिए विशेष यहाँ पर
मदद करेगा, उसके लेकर के मददगार साबित होगा। तो ऐसा क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र यहाँ पर दो चीज़ों से न्यूज़ में, एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वजह से और एक आपको यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, तो इस वजह से याद रखना है। 112 देखते हैं। स्पेस मिशन प्रोबा 3 अंतरिक्ष एजेंसी संबंधित है किससे? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है ईएस से, है ना। ईएस से मतलब जो हमारा यूरोपीय स्पेस हमारा जो एजेंसी है उससे, है ना, ये संबंधित है। ये दो अंतरिक्ष यानों के बीच यहाँ पर सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग पर केंद्रित तकनीकी प्रदर्शन मिशन है। हालांकि यहाँ पर ईएसए जो मिशन है, एक इसका नेतृत्व कर रहा है और इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो इसरो है उसका सहयोग भी दे रहा है ना। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर 112 का। 113 भारत के किस शहर स्थान का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, रखा गया है तो 113 का करेक्ट आंसर 113 हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर शहर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया है, ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 114 हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित में बताना कौन सा कथन यहाँ से गलत है, ठीक है। देखते हैं इसमें गलत कथन कौन सा है। पहला यहाँ से बिहार के 7 लोगों को यह पुरस्कार मिला था, करेक्ट है, ठीक है। दूसरा किशोर कुणाल को पद्म भूषण मिला था, ये बात करेक्ट है। हेमंत कुमार को पद्मश्री मिला था, ये भी करेक्ट है। और शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण मिला था, ये भी बात करेक्ट है। तो देखो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट हमारा, सभी स्टेटमेंट इसके करेक्ट होंगे, है ना। किशोर कुणाल को पद्म भूषण मिला था, बोला किशोर कुणाल को उनके सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री से मिला था, है ना। ये स्टेटमेंट हमारा जो रहेगा, ये स्टेटमेंट गलत है। पहला सही था, तीसरा सही, चौथा सही है। ये वाला स्टेटमेंट जो है सेकंड वाला ही गलत, क्योंकि किशोर कुणाल को यहाँ पर पद्म भूषण नहीं मिला था, इनको मिला था पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री मिला होता, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ से, राइट। तो बी यहाँ से 114 का आंसर हो जाएगा। 115 निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में डिजाइन किया गया पहला एआई आधारित सुपर कंप्यूटर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का सी परमपुत, ठीक है। परमपुत क्या है, बिहार में डिजाइन किया गया पहला एआई आधारित सुपर कंप्यूटर होगा। इसे पटना स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया। 116 नंबर है, बिहार बजट 2025-26 में घोषित अनुसार महिला हाट की यहाँ पर स्थापना बिहार के किस जिले में की जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 के यहाँ से बी पटना में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक महिला हाट यहाँ पर दिल्ली में भी है ना, यहाँ पर है ना, बोला है इसमें महिला हाट की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये दिल्ली मत मार देना, दिल्ली अगर ऑप्शन में दिखेगा तो बोलेगा कौन से राज्य में है ना, तो यहाँ पर दिल्ली मत मारना, क्योंकि दिल्ली में भी महिला हाट है। यहाँ पर दिल्ली में जो महिला हाट है यहाँ पर दरियागंज के पास पड़ता है। यहाँ पर जो बुक्स की मार्केट है, बहुत बड़ी बुक्स की मार्केट लगती है हर संडे को, है ना। हर संडे आप जाओगे करीब 6 से 7 बजे से शाम को करीब 8 से 9 बजे तक, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट यहाँ पर, मतलब जो बुक्स हैं वो भी बहुत कम रेट में मिलती हैं। नोवेल्स यहाँ पर बहुत अच्छे रेट में मिल जाते हैं, है ना। एकेडमिक की बुक्स बहुत कम रेट में मिलती हैं, तो यहाँ जाके देख सकते हो अगर यहाँ पे आप रहते हो तो, ये थोड़ा सा आसपास रहते हो तो यहाँ पे घूम सकते हो संडे वाले दिन। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 116 कहाँ पे बी हो गया। 117 नंबर, 117 है, मिलान करना है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना और स्थान डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, ये बोला है अरवल, है ना। तो यहाँ से कौन सा हमारा मैच कर रहा है, मैच करते हैं इसको, देखते हैं। डगमारा हमारा हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, ये सुपौल जिले में स्थित है। कहाँ पर, सुपौल में, तो ये हो जाएगा। अगनूर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, अगनूर आपका हो जाएगा, ये अरवल जिले में स्थित है, ठीक है। और ढेला बाग HEP है ना, ढेला बाग HEP, ये हमारा हो जाएगा डेयरी जो है नासरीगंज और जयगिरा, है ना, नासरीगंज और जयगिरा। तो यहाँ से क्या होगा, स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है रोहतास जिले में, ठीक है, तो कहूँगा रोहतास। त्रिवेणी लिंक नहर जो है ये आपको हो जाएगी चंपारण जिले में, तो यहाँ से पश्चिमी चंपारण इसका करेक्ट आंसर होगा ये। तो मैच करेंगे इसके हिसाब से 117 का आंसर बी यहाँ से मैच हो रहा है ना। मैचिंग एक बार आप देख लो क्या है, मैचिंग यहाँ से सही है नहीं, है ना। इसके हिसाब से आप देखो, मैं जो भी बताया करूँ ये इसके अकॉर्डिंग आप मैच किया करो, जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ का, ठीक है। ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है ये कभी कभी मिस्टेक दे रहता है, इस वजह से क्या आप यहाँ पे क्या इन क्वेश्चनों के क्या करोगे, एक A4 पेपर लो जो इंपॉर्टेंट है, प्लस साथ में ई वाले क्वेश्चन जो भी है ये करते जाओ, सामने इनके यहाँ पर इसके आंसर आप लिखते जाओ, तो क्या सामने से बहुत अच्छा से आपको याद हो जाएगा, है ना। आंसर हमारा इनके हिसाब से बी यहाँ से करेक्ट हो रहा है। बाकी एक बार आप चेक कर सकते हो इसको आंसर को। और यहाँ पे जो अगर एकदम सही मानना है 100% देखना चाहिए, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों पे विश्वास करो, ऐसे वाले जो मैच करते हैं इनको लेकर के, इन पे विश्वास मैं नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर कुछ यहाँ पर इन लोग के जो पॉइंट है करीब मैंने 70% देखे हैं पॉइंट यहाँ पे गलत होते थे लोग, तो इस वजह से आप एक बार चेक कर लोगे। बाकी मैंने यहाँ से आपको सही बता दिया। 118 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किन 3 जिलों की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक थी, है ना। यहाँ पे इसका विकल्प का बताना है कि कौन सा यहाँ पर इसका विकल्प होगा बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का। एक तो शिवहर, पटना, दरभंगा,
ठीक है। शिवहर प्रति वर्ग किलोमीटर 1882, पटना 1823 और दरभंगा 1184। हाँ, दोनों लिख सकते हो तीनों। बी यहाँ से 118 का करेक्ट आंसर है। 119 नंबर है, भोजपुरी भाषा में विश्व प्रसिद्ध रचना विदेशीय के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 का विदेशीय के लेखक यहाँ पे भिखारी ठाकुर। ये यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। 120 नंबर है, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह 1917 के लिए बिहार के चंपारण कहाँ से आए थे? ठीक है, बिहार के चंपारण कहाँ से आए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 का यहाँ से ये सी, कोलकाता से बिहार। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 121 नंबर, भारत के राष्ट्रवादी समाचार पत्र प्रताप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 121, पहला, इसकी स्थापना गणेश शंकर विद्यार्थी ने की थी। करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, ये इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर कानपुर से होता था, इलाहाबाद से नहीं होता था। इसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी विचारों पर प्रसार को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। 1 और 3 यहाँ से सही है, दूसरा गलत है। तो आंसर क्या होगा? 121 का यहाँ से जो आंसर हो जाएगा ये बी करेक्ट होगा। 122, निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संस्थापकों से मिलान करना है। ठीक है, देखते हैं इसको समाचार पत्र और यहाँ पे इसके संस्थापक मैच करते हैं। क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर बोला है केसरी, राइट। केसरी आपका हो जाएगा केसरी नहीं, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक आपको यहाँ पर नहीं है, इसमें बोला मौलाना हसरत मोहानी, है ना, मौलाना हसरत मोहानी। यहाँ पर हो जाएगा इनका उर्दू ए मोहल्ला और लखनऊ, है ना, उर्दू ए मोहल्ला और लखनऊ। हसरत मोहानी कहाँ है ये, राइट। अगला देखते हैं, अगला क्या है, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी का आपका यहाँ से हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर और प्रताप, है ना, कानपुर और प्रताप। अगला है बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल का आपको जो संपादक अरविंदो घोष लेखक थे, कलकत्ता वंदे मातरम। ये बिपिन चंद्र पाल वंदे मातरम कलकत्ता सब मैच कर रहा है सामने से ही। ठीक है, और बचा कौन सा, एक हो गया ये अल हिलाल बचा ना, अल हिलाल, और यहाँ से बचा मौलाना आजाद, राइट। तो मौलाना आजाद हमारा क्या होगा, अल हिलाल हो जाएगा यहाँ से बचा जो ये। आखिर देखो इसके हिसाब से आप मैच करोगे यहाँ पर, राइट। बाकी 122 का आंसर यहाँ से जो है इन्होंने दे रखा है डी यहाँ पर, राइट। डी आप जो भी हो देख सकते हो, लेकिन मैंने इसके अकॉर्डिंग जो बताया वो आपको यहाँ से मैच करना है। 123, 19 मार्च 1920 को अब्दुल बारी और शौकत अली के कहने से पर बिहार की जो प्रांत व्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया था। ये हड़ताल किस आंदोलन से जुड़ी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 123 का, ये हड़ताल जुड़ी थी खिलाफत आंदोलन से। 19 मार्च 1920 को अब्दुल बारी और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन के तहत यहाँ पर बिहार भर में एक प्रमुख हड़ताल का नेतृत्व किया था, जिसका उद्देश्य ओटोमन खलीफा की जो सत्ता है उसको बनाए रखना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना था। आंसर 123 का भी करेक्ट हो जाएगा। 124 है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में आपको विचार करना है कौन सा सही होगा। पहला, भारत का आधे से अधिक विदेशी व्यापार ब्रिटेन तक सीमित था। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत अक्सर व्यापार घाटे का सामना करता था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर यहाँ पर सामना नहीं करता था, तो इस वजह से गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ओनली 1 करेक्ट है, सही पूछा है तो ए यहाँ से 124 का आंसर हो जाएगा। 125, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के सही रूप में दर्शाता है? तो सही रूप में जो दर्शाता है तो आंसर हो जाएगा इसका, एक तो 1880 के बाद रेलवे के निर्माण की जो निजी हमारी और राज्य की एजेंसी थी, दोनों के माध्यम से हुआ था, और ब्रिटिश भूमि राजस्व व्यवस्थाओं के कारण किसानों को कर्ज और कृषि संकट उत्पन्न हुआ था। तो दोनों बातें हमारे ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के रूप में सही बातें दोनों दर्शा रही हैं। ठीक है, पहली बात यहाँ से इसकी गलत होगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर लंकाशायर ने कपास की वस्त्रों की शुरुआत भारत में 1786 में की थी, तो ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1786 है, लंकाशायर ने कपास वस्त्रों की शुरुआत कब की थी? ये जो हमारा स्टेटमेंट बोला था 1786 वाला, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया गया था इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लंकाशायर की कपास की वस्त्रों की शुरुआत 1786 में हुई थी, ये दावा ऐतिहासिक रूप से विवादित था, है ना, गलत है। ओनली 2 करेक्ट है, बी सी आंसर यहाँ से बी और सी, यहाँ पर बी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यहाँ पे इन लोग को देना चाहिए था ए 1 2 3 करके देना चाहिए था ना, बी सी करके बी दे दिया, बी और ये भी बी दे दिया। जैसे डाउट होता है कि बी कौन सा बोल रहा हूँ मैं, है ना, तो बी मैं बोल रहा हूँ ये जो हमारा स्टेटमेंट ABCD वाला है, और इसके हिसाब से पर कथन वाले ये हैं। ठीक है, 126 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर्मनासा नदी के बारे में सही है? कर्मनासा नदी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 126 का बी, ये सोन नदी की सहायक नदी
और बिहार उत्तर प्रदेश की यहाँ पर सीमा का हिस्सा बनाती है। बी क्या होगा? 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ भागों में बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। अंततः ये सो नदी में मिल जाती है और जो स्वयं गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। कर्मनाशा नामक इसका अर्थ होता है, नाम कर्मनाशा का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो कर्मों का नाश करने वाली, और यहाँ पर इसका पौराणिक महत्व माना जाता था। 126 का बी करेक्ट है। 127 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में किसने एडवोकेट जनरल पद से इस्तीफा दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 127 के आंसर सी, बलदेव सहाय। ठीक है, बिहार के पहले एडवोकेट जनरल बलदेव सहाय ने सरकारी दमन के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और फूलन प्रसाद वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह और अन्य कई नेताओं ने भी यहाँ पर उसके दौरान गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो 127 का सी करेक्ट होगा। 128 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीदों में से कौन BN कॉलेज के छात्र था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 का बी, ये था जगपति कुमार, है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगपति कुमार बिहार नेशनल कॉलेज द्वितीय वर्ष के खराटी औरंगाबाद से था। ठीक है, तो यहाँ से आंसर बी करेक्ट होगा। 129 निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है और विस्तृत जलोढ़ जो मृदा मैदान है उसके यहाँ जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का बी, जोन 2 उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 130 नंबर है। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है बिहार की कृषि जलवायु परिस्थिति के संदर्भ में विचार करना है। बिहार को वर्षा मिट्टी प्रकार का और फसल पैटर्न के आधार पर कृषि 4 विभागों में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, पहला क्या होगा? 130 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 3 भी। जोन 2 के बाद जोन 3, 4 नहीं है, जोन 3A और 3B। ठीक है, तो 4 भागों में किया गया था, ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट पहला। जोन 2 उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान और बागमती जो जैसी नदियों का जो अत्यधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र था। ठीक है, पहला क्या होगा? करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा जोन 3 था दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान उत्तरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक वर्षा और बेहतर सिंचाई के लिए जाना जाता था। ये गलत है क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी जलोढ़ मैदान था, ना कि यहाँ पर जो दक्षिणी बिहार जलोढ़ मैदान, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? 1 और 2 सही है, तो A30 का आंसर हो जाएगा। 131 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया है? आंसर हो जाएगा 131 का, ये दर्ज किया गया मुंगेर में। ठीक है, कितना यहाँ पर ये मतलब डेटा नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे कम यहाँ पर लिंगानुपात मुंगेर में दर्ज किया गया था। 132 छोटा नागपुर पठार कौन सी नदी की जोड़ी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का डी, उत्तर कोयल सुवर्ण रेखा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 133 नंबर। बिहार में गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु स्थिति सबसे उपयुक्त है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 133 का बी, ठंडी और शुष्क सर्दी, है ना, रबी के मौसम की फसल। इसके लिए यहाँ पर विशेष मौसम से दाना बनने की अवधि में ठंडी और शुष्क जलवायु की आवश्यकता जरूरी होती है। 134 बिहार के किस जिले में मक्का उत्पादन सर्वाधिक होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 134 का ए, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, बिहार में मक्का उत्पादन सबसे अधिक मुजफ्फरपुर में होता है और औरंगाबाद, नालंदा, नवादा, जमुई जैसे जिले में मक्का उत्पादन महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और परंतु मुजफ्फरपुर यहाँ पर सबसे आगे इनमें से। 135 भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 का यहाँ से ये भील, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये कुल अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या का लगभग 38% हिस्सा है। कितना है? 38%। भील जनजाति महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में पाई जाती है। गोंड जनजाति दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो संथाली तीसरी हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, याद रखना तीनों। 136 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कटाव और भौगोलिक चक्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 136 का ए, WM डेविस। ठीक है, WM डेविस जो थे उन्होंने अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे और उन्होंने 1899 में भूगोलिक चक्र सिद्धांत यहाँ पर दिया था, जिसे बाद में कटाव चक्र के रूप में जाना जाने लगा। 137 गंगा मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया था? गंगा मैदान को वर्णित किया गया है जियोसिनक्लाइन, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 138। दामोदर कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से निकलती हैं? आंसर हो जाएगा 138 का सी, छोटा नागपुर का पठार से। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 139। आपका शहर आपकी बात अभियान किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा 139 का डी, ये शुरू किया गया था एक तो नागरिक ढांचे का मजबूत करना, राइट,
शहरी विकास और समावेशी यहाँ पर वृद्धि, तीनों बातें हमारा 139 की करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो डी यहाँ से सही आंसर है। 140 मुख्यमंत्री नीर संरक्षण योजना हाल ही में उत्पाद शुल्क और निबंधन विभाग द्वारा किसके साथ मिलकर लागू की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 के से ए जीविका। ठीक है, आगे देखते हैं। ये योजना हमारा जो है उत्पाद शुल्क एवं निबंधन विभाग तथा जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका सिद्धांत संवर्धन समिति के साथ मिलकर शुरू की गई थी। 141 मान लीजिए कि आप यहाँ पर 6% निश्चित ब्याज की दर से 10,000 रुपये का निवेश करते हैं। यदि आप यहाँ पर 2.5 वर्षों के बाद अर्जित साधारण ब्याज की गणना करते हैं तो इसकी तुलना में समान अवधि को अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज से कितना अर्जित करेंगे, कुल ब्याज कितना अंतर होगा, ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 141 का बी। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 73.08। ठीक है, देखो जितना भी यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं, बस यहाँ पे मैं आपके इसके आंसर बताता जाऊँगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन 142 में 15 + √50 और 3 - √2 के बीच मध्य समानुपाती क्या होगा? मध्य समानुपाती होगा इसका सीधा सा क्या करना है आपको, इसमें लेके ऐसे करके दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देना है ना, ये नंबर प्लस ये नंबर, राइट, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आएगा आपका √35 आएगा, है ना, इसका करेक्ट आंसर। ये 142 हो गया। 143 रोहित और जतिन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। रोहित का बेटा 20 वर्ष छोटा है और जतिन का बेटा उससे 25 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र क्या होगा? अनुपात 4:7 होगा और रोहित जतिन की वर्तमान आयु क्या है ज्ञात करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 143 का बी 75 और 125। आगे क्वेश्चन देखते हैं 44 है 90 लीटर दूध और पानी का मिश्रण में पानी का प्रतिशत 30 है और दूध का परसेंट 10 है। बढ़ाने के लिए हमें मिश्रण में कितना दूध यहाँ पर मिलाना चाहिए? आंसर हो जाएगा 144 के यहाँ से जो एलिगेशन से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आंसर यहाँ से 45 लीटर्स का करेक्ट आंसर होना चाहिए बी, राइट। 45 क्वेश्चन है। 45 इसका आंसर था 44 का और यहाँ से 45 क्वेश्चन है। क्रिकेट की 10 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 60 रन है। 11वीं पारी में उसकी पिछली 10 पारियों का औसत बनाए गए रनों का 550 रन से कम है। ठीक है, अपने औसत को 70 रन तक ले जाने के लिए उसे 12वीं पारी में कितने रन पर बनाना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा 145 का बी 190, है ना, 190 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 146 एक निश्चित कोड भाषा में प्रीसेट को RTFUSV जो भी लिखा था लिख सकते हो, इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में पेंटिंग को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, इसको पेंटिंग को लिखा जाएगा यहाँ से 146 में BRBJPVJPI, है ना, ये लिख सकते हैं। 147 उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जिसे निम्नलिखित समूह संख्याएं से हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 147 का बी, ये 15, 21 और 5, है ना, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से हो जाएगा आंसर हमारा इसमें 147 का बी। ये 148 यदि A + B का अर्थ AB का पिता है, A - B का अर्थ है BA की पुत्री है, A × B है उसका अर्थ है कि आप AB इसका पुत्र है, और यहाँ पर A/B का अर्थ है कि AB इसकी पत्नी, A B की पत्नी है, तो निम्न में से किस व्यंजक से पता चलता है कि CD की भावी ननद है? 48 का आंसर हो जाएगा B D/F E - C, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 149 उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा अक्षर सबसे पहले समूह से अक्षर से था और चौथा अक्षर समूह उसके तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 149 का हमारा AGDQT इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर। 2 7 को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत हो जाएगा? राइट, 2 7 को अगर नंबर बदलेंगे तो कौन सा समीकरण यहाँ से गलत होगा? आंसर हमारा हो जाएगा परस्पर बदलना। परस्पर बदलना मतलब होता है 2 की जगह 7, 7 की जगह 2, तो आंसर हमारा हो जाएगा 150 का C 9 - 2 × 10/5 = 7। ये हमारा क्या है? ये समीकरण गलत हो जाएगा यहाँ से। तो इस टाइप से देखो जो यहाँ पर परफेक्शन है इसका टेस्ट नंबर फुल टेस्ट नंबर 1 था, कवर हो गया। एक टेस्ट बचा था पार्ट। ठीक है, तो मुझे कल कमेंट करके लोगों ने बताया कि यहाँ पर उसको कराना है पार्ट 1 हो चुका था, पार्ट 2 कराना है, तो पार्ट 2 मैंने आपको कराया इसको। ठीक है, बाकी और भी कोई पार्ट छोटा रहेगा तो आप यहाँ पे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको करा दूंगा वो, और इसका जो टेस्ट नंबर 2 रहेगा परफेक्शन का वो भी मैं आपको कल करा दूंगा। ठीक है, परफेक्शन का टेस्ट 2 पर कल सुबह हो जाएगा 8:30 बजे, राइट, वहाँ पे देख सकते हो। और आप टेलीग्राम से आपको जुड़ना है ज़रा से ज़रा कुछ, तो टेलीग्राम में क्या अपडेट में देता रहता हूँ कौन कौन सा टेस्ट में कब कराऊंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं शेयर करता रहता हूँ जो UPSC या BPSC है ना, जो UP से जो भी एग्जाम आप दोगे आगे उनके लिए काम आएगा। राइट, तो एंड करते हैं इसको ऐसे। कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट करके नीचे या टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।